नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं पूनम का छठा भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू कर। खुद का स्वाभिमान भुलाया है उसने, मुझे हर एक के आगे नीचा दिखाया है। वो बार बार मेरा अपमान करता है, खुद को फिर मेरा हमसफर क्यों बोलता है। बेशक उसके साथ रह रही हूँ पर दिल से उसे कब का उतार चुकी हूँ। बोलते हैं घर की चार दीवारी में औरत सुरक्षित है, पर इसी ने मेरी इज्जत बार बार कलंकित की है। उसने मुझे इतनी जोर से हिलाया कि मैं हड़बड़ा करके उठी। मैंने नींद से भरी आंखें खोली तो उसे सामने देख करके मेरी नींद एकदम से गायब हो गई। मुझे डर लगने लगा कि वो कहीं मुझे मारे ना, क्योंकि मैं सो जो रही थी और वो उठ गया था। उसने मुझे देखा और बोला कि तेरी माँ नहीं दिख रही हैं, कहीं गई हैं क्या? कहीं अपने घर चली तो नहीं गई ना? उसकी ये बात सुन करके मेरी आंखें भर गई और मैं बोली कि मम्मी जी सच में चले गए हैं, उनका बैग भी नहीं है। ये सुन करके वो बोला तो क्या हुआ, उन्होंने वैसे भी परसों जाना था, आज चले गए, क्या फर्क पड़ता है, परसों नहीं तो आज चले गए। मुझे अब उसकी ऐसी बातें सुन करके हैरानी नहीं होती थी। मुझे चुप देख करके बोला कि अब बैठ मत, उठ और मुझे नाश्ता ला दे, बहुत भूख लगी है। मैंने देखा आज तो तूने दोपहर के लिए भी दाल बना करके रख ली। मैं रजाई फोल्ड करते हुए बोली कि मैंने कुछ नहीं बनाया, सब मम्मी जी ने बना करके गए हैं और हमारे कमरे को छोड़ करके पूरे घर की सफाई भी करके गई हैं। ये बोल करके मैं कमरे से बाहर निकल करके फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होकर के किचन में गई, इसके लिए चाय बनाई और सब्जी गरम करके उसे नाश्ता दिया। फिर खुद के लिए दूध गरम किया और अपना नाश्ता ले करके चौकी पर बैठ गई। वो बाहर धूप में बैठा था क्योंकि बारिश हट गई थी और धूप निकल आई थी। बस ऐसे ही दिन निकल रहे थे। एक दिन की बात है, वो कहीं बाहर गया हुआ था, मुझे कमरे में बंद करके जाता था। वो जब शाम को आया तो मैं सो रही थी। वो ताला खोल करके कब अंदर आ गया मुझे पता ही नहीं चला। मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी। मैं उसका इंतजार करते करते बेड से टेक लगा करके बैठी हुई सो गई थी। मेरी आंख तब खुली जब मुझे महसूस हुआ कि मेरे हाथ पर कोई काट रहा है। मेरी नींद में ही चीख निकल गई और मेरी आंखें खुल गई। मैंने क्या देखा कि वो मेरे पैरों के ऊपर बैठा है और उसने मेरा दायां हाथ अपने घुटनों के नीचे दबाया है और एक हाथ से मेरे बाएं हाथ की कलाई पकड़ी है और दूसरे हाथ में ब्लेड पकड़ करके मेरी हथेली को काट रहा है। मैं ये देख करके चिल्ला उठी और बोली कि ये आप क्या कर रहे हो, मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये सुनते ही वो बोला कि ऐसे कैसे, मैं नहीं छोड़ सकता, और ये बोल करके उसने मेरा हाथ मसल दिया, वही हाथ जिस पर वो काट रहा था। मैं रो पड़ी और बोली कि क्यों कर रहे हो आप ऐसा, इससे अच्छा एक बार में ही मार दो, रोज रोज की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। ये सुनते ही उसने मुझे अजीब नज़रों से देखा और बोला कि बिल्कुल नहीं, अब तो मैं तुझे कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि तेरी माँ जो धमकी दे करके गई है कि अगर तुझे कुछ हुआ तो वो मेरे परिवार को भी नहीं छोड़ेंगी। ये बोल करके वो फिर से मेरे हाथ पर ब्लेड से काटने लगा। मैं तड़प उठी और रोते हुए बोली कि पर ये आप मेरी हथेली क्यों काट रहे हो? वो बोला कि काट नहीं रहा, इस पर अपना नाम लिख रहा हूँ, विवेक, और मैं इसे कभी मिटने नहीं दूंगा। हर तीसरे दिन दोबारा इस पर ब्लेड चला दिया करूंगा ताकि ये सूखे ना। ये सुन करके मैं डर से कांप गई। उसने लिखना नहीं छोड़ा और जब पूरा नाम लिख दिया तो मेरा हाथ छोड़ दिया। मैंने अपना हाथ खींचा और उस पर फूंक मारने लगी। मेरी हथेली खून से भर गई थी और रजाई पर भी खून गिर गया था। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मुझे ऐसे देख करके वो मेरे ऊपर से उठा और बोला, अब मैं तुझे ऐसे ही तकलीफ दिया करूंगा ताकि ना तू मर सके और ना ही चैन से जी सके। ये बोल करके उसने मेरा हाथ पकड़ा और एक किस करने के बाद मेरे ओंठों को काट दिया।
मैं उसे परे करने लगी तो उसने मेरे कटे हाथ को जोर से पकड़ करके मसल दिया। मैं तो पहले ही दर्द के कारण रो रही थी, उसकी इस हरकत से मैं तड़प उठी। उसने फिर से मेरे ओंठ पर काटा और मुझे घूरता हुआ बाहर चला गया। मैं फटाफट उठी और वॉशरूम की तरफ भागी। अपना हाथ नल के नीचे रख दिया। मेरा दुपट्टा भी गंदा हो गया था क्योंकि उसे मैंने अपने हाथ के नीचे रख दिया। नल के नीचे खून ही खून हो गया था क्योंकि जख्म बहुत गहरे थे, उसने बहुत ज्यादा गहरा काटा था। मैं वॉशरूम में ही बैठ करके रोती रही और अपनी किस्मत को कोसती रही। फिर उठी और एक हाथ से अपना दुपट्टा धोया और कमरे में चली गई। मैंने अपनी हथेली पर क्रीम लगाई और फिर एक रुमाल बांध लिया। अब मुझे सबसे ज्यादा टेंशन ये हो रही थी कि बाकी काम तो एक हाथ से हो जाएंगे, पर मैं खाना कैसे बना पाऊंगी, क्योंकि ये ऐसा इंसान है जो कभी मेरी मदद नहीं करेगा, उल्टा मुझे और तकलीफ देगा। बड़े चाव से माँ बाप ने मेरा ब्याह रचा था, खुश रहूंगी इसलिए तेरे साथ मुझे भेजा था, लेकिन तूने मेरे अरमानों को कुचला है, मेरी खुशियों को सांप बन करके निगला है। तू मुझे इतना जलील करता है, तेरे पास आते ही मेरा दिल डरता है। तुझे तो अपना रक्षक समझा था, पर तू तो भक्षक से भी बुरा निकला। अब ऐसे ही दर्द में मेरे दिन निकल रहे थे। हाथ के जख्म को वो ठीक नहीं होने दे रहा था। अब उसने मुझे तंग करने के लिए तरीके और ढूंढ रहा था। एक दिन की बात है, वो कहीं बाहर गया था और जब वो आया तो बड़े प्यार से बात करने लगा। उसने मेरी तबीयत पूछी और बोला कि मैं तेरे लिए विटामिन बी की गोलियां लाया हूँ, तू ऐसे कर अभी एक गोली खा ले। उसके कहने पर मैंने वो गोली खा ली। आज सोचती हूँ मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ। मैंने ऐसे ही वो गोली कैसे खा ली थी। वो गोली बिना कवर की थी, ना मैंने उसका नाम पढ़ा और ना ही कंपनी का। उसने दी और मैंने खा ली। खाना खाने के बाद रात को जब लेटी तो उसका वही सब शुरू हो गया। जब उसका हो गया तो बोला ऐसे कर, आज मेरी टांग बहुत दर्द कर रही है, तू मेरी टांगें दबा दे। टांगें दबाना तब तक बंद नहीं करना जब तक मैं ना बोलूं। वो लेटा था और मैंने उसकी टांगें दबाना शुरू किया। थोड़ी देर में उसके खर्राटे की आवाज आने लगी। मैंने उसकी टांगें दबाना चालू रखा। आखिर मैं भी इंसान थी, मुझे नींद आ गई और मेरे हाथ रुक गए। जब उसने मेरे हाथ रुके देखे तो मुझे अपनी टांग मार करके बेड से नीचे गिरा दी। मेरी पीठ और बाजू पर लगी। वो उठा और मेरा हाथ पकड़ा और खींच करके बोला कि अगर अब तू सोई तो देख लेना, चल टांगे दबा। मैं फिर से उसकी टांगे दबाने लगी। अब ये होता जब भी मुझे नींद आती वो मुझे ऐसे ही टांग मार करके गिरा देता। ऐसा कम से कम 5-6 बार हुआ। मुझे नींद तो आ ही रही थी, साथ ही बार बार गिरने से मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था। अब ये सब मेरे साथ रोज होता था। एक दिन की बात है, ये बाहर गया था, तब इसने दरवाजे का ताला नहीं लगाया था क्योंकि मेरी सास आई हुई थी। मैं काम करके थक गई थी, ऊपर से रात को भी सोने को नहीं मिल रहा था। मैं कमरे में आई और बेड से टेक लगा करके लेट गई क्योंकि चाय का समय होने वाला था। मैंने सोचा अगर अच्छे से सो गई तो उठा नहीं जाएगा, इसलिए तकिया सीधा किया और बेड से टेक लगा ली। थोड़ी देर बाद ही मुझे नींद आ गई। मेरे दोनों हाथ मेरे पेट पर थे। वो पता नहीं कब आया, कमरे का दरवाज़ा खोल करके जैसे ही अंदर आया होगा तो उसे मैं सोई दिखी। उसने आते ही मुझे उठाया और बोला कि तू क्या कर रही थी। मैं बोली कि मैं तो सोई थी, आपने ही तो अभी उठाया है। ये सुन करके वो बोला झूठ बोल रही है। ये सुन करके मैं उसे हैरानी से देखने लगी और बोली कि आप क्या बोल रहे हो, आप थोड़ा तो सोच करके बोला करो। ये बोल करके मैं सीधी हो करके बैठ गई। उसने आओ देखा ना ताओ और मुझे एक थप्पड़ और जमा दिया और बोला बकवास करती है। आज तो मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने भी उसे एक थप्पड़ मार दिया। उसने गुस्से से मुझे देखा तो एक और थप्पड़ मारा तो मैंने भी मार दिया उसे थप्पड़। उसने फिर मारा तो मैंने भी मार दिया। वो गुस्से से मुझे देखता रहा मगर दोबारा थप्पड़ मारने की हिम्मत नहीं कर सका। फिर वो उठ करके बाहर चला गया। सच कहूँ उस दिन उसका मुकाबला करके दिल को बहुत तसल्ली सी हो रही थी। खुशी हो रही थी कि आज मैंने उसके खिलाफ हाथ उठाया है। मैं उठी और फ्रेश होने के लिए जैसे ही कमरे से बाहर जाने लगी तो देखा वो अपनी मम्मी को लेकर के आ रहा है। उसकी मम्मी ने आते ही बोला कि पूनम तूने विवेक पर हाथ उठाया, तुझे शर्म नहीं आई अपने पति पर हाथ उठाते हुए।
मैं बोली कि मम्मी जी आपने इनसे भी एक बार पूछ लेना था, पहले इन्होंने हाथ उठाया तभी मैंने उठाया। तब वो बोली कि ज़्यादा मत बोल, तो क्या हुआ, पति ने हाथ उठा दिया तो बर्दाश्त कर लेती। उनकी ये बात सुन करके मैं हैरान रह गई। मैं क्या बोलती जब एक औरत हो करके ही वो ऐसी सोच रखती हैं। मैंने कुछ नहीं बोला और कमरे से बाहर निकल गई और फ्रेश हो करके चाय बनाने चली गई। अगर मैं सब सह लूँ, बर्दाश्त कर लूँ तो संस्कारी हूँ मैं, अगर जवाब दे दूं कभी तो बदतमीज हूँ मैं, घूंघट करूं और सिर झुका करके रखूं तो गृहिणी हूँ मैं, अगर किसी गैर से बात कर लूं तो बदचलन हूँ मैं, पराए घर से आई पराए घर में आई, सच कहूँ तो बेघर हूँ मैं, पढ़ी लिखी समझदार हूँ पर उसकी नज़र में अनपढ़ और गंवार हूँ मैं, क्योंकि एक औरत हूँ मैं पर उसकी नज़र में बेबस और लाचार हूँ मैं। मैंने किचन में सिर्फ अपने लिए चाय बनाई और 2 बिस्किट ले करके वहीं किचन में बैठ करके चाय पीने लगी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और गुस्से से आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं साथ में चाय पी रही थी और साथ ही अपने आंसू साफ कर रही थी। मुझे गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि एक औरत हो करके भी उसकी मम्मी ने मेरे लिए एक बार भी नहीं बोला, उल्टा मुझे ही गलत ठहरा रही थी। पर मुझे एक बात की खुशी थी कि थोड़ा ही सही उसे भी मेरे थप्पड़ मारने से दर्द तो हुआ होगा। मैं चाय पी करके उठी और बर्तन साफ किए। फ्रिज खोल करके देखा तो दोपहर की दाल और सुबह की थोड़ी सब्जी बची हुई थी, आटा भी गूंथा हुआ था। मैं कमरे में आई तो देखा वो कमरे में नहीं था। मैं समझ गई वो पक्का अपनी मम्मी के साथ होगा। मैं धुले हुए कपड़े प्रेस करने लग गई। कपड़े प्रेस करने के बाद उन्हें अलमारी में रख दिया। वो अभी भी कमरे में नहीं आया था। मैं उठी और किचन में जा करके चपाती बनाने लगी। चपाती बना करके फ्रेश हो करके मैंने पूजा की। फिर मैंने खाना खाया और उसकी चपाती डिब्बे में ही रख दी। अपने बर्तन धो करके मैं कमरे में आई और रजाई ले करके लेट गई। मैं थोड़ी देर तक जागती रही, फिर नींद कब आई पता ही नहीं चला। गनीमत ये रही कि उसने रात को मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया। मेरी आंख सुबह खुली तो मैंने उठ करके अपने रोज़मर्रा के काम निपटा करके नहा लिए और पूजा करने के बाद किचन में आ गई। उसकी मम्मी तो दूसरे किचन में अपना खाना खुद बनाती थी। मैंने चपाती वाला डिब्बा देखा तो उसमें चपाती वैसी ही पड़ी थी। लगता था उसने रात को खाना अपनी मम्मी के साथ ही खाया था। सोचने लगी कि अगर ये सब ही करना था तो उस दिन माँ बेटा अलग क्यों हुए थे, या फिर मुझे दिखाने के लिए ही अलग हुए थे। मैंने आलू के 2 पराठे और साथ में दूध का ग्लास लिया और किचन में बैठ करके खा करके बर्तन साफ करके कमरे में आ गई। रजाई लेकर के लेट गई। थोड़ी देर बाद गहरी नींद में सो भी गई। वो पता नहीं कब उठा और चला गया था। मैंने उसके लिए पराठे बना करके डब्बे में रख दिए थे। मैं काफ़ी देर तक सोई रही। मेरी आंख तब खुली जब मैंने अलमारी खुलने की आवाज़ सुनी। मैंने आंखें खोल करके देखा तो वो अलमारी से अपने कपड़े निकाल रहा था। उसकी मेरी तरफ पीठ थी, इस कारण उसे मेरे जागने का पता नहीं चला। मैंने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। मैंने सोचा वो चला गया है, तो थोड़ी देर बाद मैंने अपनी आंखें खोल दी। जैसे ही मैंने आंखें खोली तो हैरान रह गई। वो दरवाजे से टेक लगा करके खड़ा था और मुझे ही देख रहा था। मुझे जागता हुआ देख करके वो मुस्कुराते हुए मेरे पास आया और बोला कि तू क्या सोचती है मैं बेवकूफ़ हूँ? मैंने अलमारी के आईने से तुझे आंखें खोलते हुए देख लिया था। मुझे पता था जब मैं अलमारी खोल करके जाऊंगा तब तू जाग जाएगी, और ऐसा ही हुआ। तू ये मत समझना कि तेरी कल वाली हरकत को मैं भूल गया हूँ। इसका बदला तो मैं लेकर के रहूँगा, बस मौका मिलने की देर है। मैं अपने ओंठों को धीरे धीरे सहलाने लगी। फिर उठी और अलमारी से क्रीम निकाल करके ओंठों पर लगा ली। मेरी जिंदगी तो जहन्नुम बनी ही है। मैं खुद भी घुटते घुटते जहर हो गई। जिस उम्र को खुल करके जीना चाह उस उम्र से ही अब नफरत हो गई है। जिस समय की यादें लोग बार बार याद करते हैं, मुझे उन यादों को दिमाग से मिटाने का दिल करता है। बुरी यादें अच्छे से स्मरण हैं मुझे, पर अच्छी यादें धुंधली क्यों पड़ गई हैं। जिस उम्र को अच्छे से जीना था मैंने, उस उम्र में ही इतना दर्द क्यों मिला है मुझे। मैं थोड़ी देर बेड पर बैठ करके अपने ओंठों को धीरे धीरे दबा रही थी और सोचने लगी, कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है। पर इसका जवाब मेरे पास था
क्योंकि वो तो घटिया से भी बदतर था। मैं उठी और किचन में दोपहर के खाने की तैयारी करने चली गई। खाना बना करके मैं कमरे में आई तो वो कमरे में ही था। मैं उसे देख करके उल्टे पांव वापस आने लगी तो उसने मुझे देख करके आवाज़ मार दी, पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया और ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठ गई। मेरा ध्यान उसकी तरफ ही था कि अगर वो इधर आया तो मैं बाहर चली जाऊंगी, पर शुक्र है वो बाहर नहीं आया। थोड़ी देर बाद मैं उठी और किचन में जा करके लंच कर लिया। अब मैं उसके लिए सिर्फ खाना बना करके रख देती थी, उसे देती नहीं थी। वो खुद खा लेता था। मैंने अपने लंच के बर्तन साफ किए और बाहर आ करके बैठ गई। अभी मुझे बैठे थोड़ा ही समय हुआ था कि मुझे अपने ससुर जी की आवाज़ सुनाई दी। मैं फटाफट उठ करके दूसरी तरफ गई तो देखा मेरे ससुर जी अपने दोनों छोटे बेटों और बेटी के साथ आए थे। मैं उनके पास गई और उनके पैर छू लिए। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। रीना मेरे गले मिली और दोनों देवर मेरे पैर छू करके सामान लेकर के कमरे में चले गए। मैं किचन में गई और सबके लिए पानी लेकर के आई। पानी देने के बाद मैंने खाने के लिए पूछा तो मेरी सास बोली कि मैंने खाना बना दिया है, तू अपना काम कर। उनकी बात सुन करके मेरा चेहरा उतर गया। मैं चुपचाप बाहर किचन में आ गई। मैंने देखा वो भी इधर ही आ रहा है। मैंने उसे देखा और कमरे में चली गई। मैं रजाई लेकर के बेड पर बैठ गई। पता नहीं, पर मुझे लग रहा था जैसे इन सबको मेरी सास और इसने ही बुलाया है। अब पता नहीं क्या करने का सोच रहे हैं सब। ये सब सोचते हुए मैं नींद के आगोश में चली गई। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तक सोई। मेरी आंख दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ पर खुली। मैंने फटाफट दुपट्टा सिर पर लिया और दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे पर रीना थी। उसे देख करके मैं खुश हो गई। मैंने कहा कि अरे दीदी, आप अंदर आ जाओ। ये सुन करके वो बोली कि भाभी अंदर नहीं आना है, पर आपको मम्मी जी ने बुलाया है, आप रसोई की तरफ आ जाना। ये बोल करके वो चली गई। ये सुन करके मेरा मन डर गया कि अब पता नहीं क्या बोलेंगे, पर मैंने भी सोच लिया कि अगर मुझसे पूछेंगे तो सारा सच बता दूंगी। मैं पहले वॉशरूम जा करके फ्रेश हुई और उसके बाद ही किचन की साइड चली गई। वो सब बाहर ही बैठे थे। मैं वहां जा करके एक साइड खड़ी हो गई। मेरे ससुर जी ने मुझे देखा तो बोला कि पूनम, चारपाई पर बैठ जाओ। मैं चुपचाप जा करके चारपाई पर बैठ गई। मेरे ससुर जी ने मेरी तरफ देखा और बोला कि पूनम बेटा, मैं क्या सुन रहा हूँ? तेरे मम्मी जी बता रही हैं कि तूने विवेक पर हाथ उठाया। ऐसा क्यों किया बेटा? आप तो ऐसे नहीं हो जो किसी से बदतमीजी करो। उनकी बात सुन करके मैंने उनकी तरफ देखा और सोचा कि शुक्र है कोई एक तो है इस परिवार में जिसे मुझ पर भरोसा है कि मैं कभी गलत नहीं करूंगी। मैंने उन्हें सच बताना चाहती थी। मैंने अभी बोलना शुरू ही किया कि मेरी सास बोली कि सुनो जी, आप इससे कोई बात मत करो। मुझे तो ये शुरू से ही ऐसी ही लगती थी। इसकी माँ तो बड़ा बोली थी कि उसकी बेटी बड़ी भोली है। बोली नहीं, ये तो बहुत चालाक है, चुप रहती है पर अंदर से उतनी ही चुस्त है। ये नहीं, इसका परिवार भी ऐसा ही है। इसकी नानी ने 7 बेटियां पैदा की हुई थी और अमृतसर में कोठा खोला हुआ था। उनकी बातें सुन करके मैं रो पड़ी। मेरे मुंह से कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। वो फिर बोली कि आपको याद है जब इसकी जर्मनी वाले मौसा और मौसी आए थे, तब उन्होंने विवेक से मिलने की बात कही थी। तब मैं और विवेक उनसे मिलने इसकी जलंधर वाले मौसी के घर गए थे। तब इसकी मौसी ही बात किए जाए, इसका मौसा तो बहुत कम बोल रहा था। बेचारे को वो बोलने ही ना दे। मुझे तो लगता है वहाँ जर्मनी में वो कुछ नहीं करता होगा, अपनी बीबी से धंधा करवाता होगा और उसकी कमाई खाता होगा। उनकी ये बातें सुन करके मुझे उनसे नफरत हो रही थी। मैं सोचूं इतनी घटिया सोच है इनकी। इन्होंने तो राधा स्वामी वाले बाबा जी का नाम लिया है। वो तो ऐसा कुछ नहीं बोलते। मैंने उनकी इतनी किताबें पढ़ ली है। बाबा जी तो बोलते हैं सब हमारे कर्मों का हिसाब किताब होता है, पर इनकी सोच देख करके हैरानी होती है। आपको एक बात बताती हूँ, पता है जब मैं आपसे ये कहूँगी तो कोई पक्का बोल देगा कि आप व्यास वाले बाबा जी के बारे में गलत बोल नहीं सकते। मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि मैंने बाबा जी को कभी गलत नहीं बोला। जो भी बोला उनकी संगत के लिए बोला, जो बाबा जी का नाम लेकर के ऐसी घटिया बात करते हैं। लेकिन बाबा जी बोलते हैं जो ऐसा करते हैं वो अपने कर्म खराब करते हैं। तो आती हूँ अपनी सास पर। वो हर रोज को 2 in 1 पर कव्वाली लगाती थी और सफेद
सफ़ेद चादर ओढ़ लेती थी और बोलती थी कि बोलना मत, मैं ध्यान लगाने जा रही हूँ, आप सब बाहर चले जाओ, और वो अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती थी। ये उनका रोज का काम था। एक दिन की बात है, वो जब कव्वाली सुन करके और ध्यान लगा करके बाहर आई तो आते ही बोली कि मेरा 10वां द्वार खुल गया है और मुझे पता चल गया है कि आपके पिता को कीड़े पड़ेंगे। उनकी ये बात सुन करके हम सब उनकी तरफ देखने लगे। ये बोलती हैं मेरा 10वां द्वार खुल गया है, किसी का पहला ही बड़ी तपस्या के बाद खुलता है। अगर ये ऐसी सोच रखती हैं तो कैसे इनका 10वां द्वार खुल गया। पर मैं क्या बोलती, उनकी बातें सुन करके और उनकी गंदी सोच देख करके ही बहुत दुख हो रहा था और मेरा रोना ही बंद नहीं हो रहा था। मैं कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। कैसी औरत है ये, जिसने मेरी नानी, मेरे मम्मी जी और मेरी मौसियों की इज्जत की धज्जियां उड़ा करके रख दी, उन्हें धंधा करने वाली बता दिया था। छी है ऐसी घटिया औरत। पता नहीं सुधर गई हूँ, संभल गई हूँ या धीरे धीरे खत्म हो रही हूँ। दिल मेरा अब चुप रहना सीख गया, किसी भी बाहस में ना पड़ना जान गया। थक गई हूँ दूसरों को समझा समझा करके, अब उनकी मर्जी, वो मुझे जैसा समझें। दिल अब किसी को समझाना नहीं चाहता। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। मेरी आँखों से आंसू बहे जा रहे थे। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मेरे कारण ही मेरे मायके और ननिहाल के बारे में ये लोग गलत बोल रहे थे। थोड़ी देर बाद वो चुप हो गए और मेरे ससुर ने मुझे बोला कि पूनम, तुम अपने कमरे में जाओ। मैंने कुछ नहीं बोला और उठ करके कमरे में चली गई। मैंने रजाई ली और लेट गई। थोड़ी देर बाद वो कमरे में आया और बोला कि मेरा खाना मत बनाना, मैं मम्मी जी के पास ही खा लूँगा। ये बोल करके वो कमरे से बाहर चला गया। मैं सोचने लगी कितना ड्रामा किया माँ बेटे ने, रसोई अलग की और मुझे बेवकूफ़ बनाया। आज भी हमारा सारा खर्च डैडी जी देते हैं। एक आटा नहीं लाते, बाकी साबुन से ले करके तेल, दालें, मसाले सब वो भेजते हैं। आपको एक बात बताना भूल गई, मेरे वो गहने जो मेरे मायके से मिले थे, मैंने वो सारे गहने अलमारी के लाकर में रखे थे। एक दिन की बात है, मुझे लाकर से कुछ निकालना था, तो मैंने जैसे ही लाकर खोला, मुझे अपने गहनों का डिब्बा नजर नहीं आया और ना ही मेरी चांदी की बेल्ट वाला पर्स और ना ही पायल थी। मैं घबरा गई। जब ये कमरे में आया तो मैंने इससे पूछा कि आपने मेरे गहने देखे हैं क्या। ये सुन करके वो हंसा और बोला कि तुझे आज पता चला, मुझे पैसों की जरूरत थी इसलिए मैंने वो गहने बेच दिए। उसकी बात सुन करके मैं सदमे से नीचे फर्श पर ही बैठ गई। मैंने रोते हुए कहा कि आपने ये क्या किया, कम से कम एक बार पूछते तो सही, पूछते ना सही बताते तो सही। मेरी बात सुन करके वो मेरे पास आया और बोला कि लो, अब तो पता चल गया ना। तू जानती है वो गहने अभी मैंने बेचे नहीं हैं, क्योंकि मैं चाहता था जब मैं उन गहनों को बेचने जाऊं तो तू भी मेरे साथ जाए। ये सुन करके मुझे थोड़ी तसल्ली हुई। मैं फटाफट उठी और बोली कि आप मेरे गहने मुझे वापस कर दो ना। मम्मी जी और डैडी जी ने हर गहना बड़े प्यार से लिया था, हम और तरह से आपके पैसों का इंतजाम कर लेंगे। मेरी बात सुन करके उसने मुझे देखा और बोला कि किस तरह से इंतजाम करोगी, तेरे पास कुछ और है ही क्या, यही गहने तो हैं, पैसे थे वो भी मैं ले चुका। ये सुन करके मैं फटाफट उठी और अलमारी से अपने कपड़ों के नीचे से एक पर्स निकाला। मैंने उसे खोला तो देखा वो भी बिल्कुल खाली था, सिर्फ 20 रुपए थे। मैं हैरान थी कि ये ऐसे कैसे कर सकता है, अपने ही घर में चोरी। मैं बेड पर बैठ गई और उसे देखने लगी कि कैसा आदमी है। मैंने उसे बोला कि आपने गहने ले लिए, पैसे ले लिए, अब क्या लेंगे, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो मेरे पास आया और हंसते हुए बोला कि क्यों, है ना। ये बोल करके उसने मेरे प्राइवेट पार्ट की तरफ देख करके गंदा इशारा किया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसकी नज़र में मेरी औकात एक बाजारू औरत से ज़्यादा नहीं थी। मैं फिर कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद वो बोला कि तुझे पता है तेरे पर्स में कितने पैसे थे। मैं बोली कि नहीं पता। ये सुनते ही वो बोला कि क्या सच नहीं पता, कभी गिने नहीं थे। मैं बोली कि नहीं गिने थे, जो भी मिलता था ऐसे ही डाल देती थी। वो बोला कि चल मैं बताता हूँ, तेरे पर्स में 12,000 से भी ज़्यादा पैसे थे। उन पैसों से मेरा काफ़ी काम निकल गया। अब तो ये गहने बेचने हैं और तू भी साथ चलेगी।
मैं फिर भी कुछ नहीं बोली। पता था बोलती तो फिर मार खाती। 2 दिनों बाद इसने रात को मुझे बताया कि सुबह जल्दी तैयार रहना, हमें जाना है। मैंने कुछ नहीं पूछा क्योंकि पूछती तो पता नहीं क्या बोल देता। अंदर ही अंदर घुट रही हूँ मैं। दिलो और दिमाग बहुत परेशान है। कई बार तो ऐसा होता है रोने से भी सुकून नहीं मिलता है। अभी भी रात को अच्छे से सोने को नहीं मिलता था। उसका कई तरह से शारीरिक अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। बस अब ये था कि आजकल वो मुझे दवाई नहीं खिलाता था, लेकिन मुझे उस दवाई की इतनी आदत पड़ गई थी कि मुझे रात को अब नींद ही नहीं आती थी। मैंने उसे कई बार पूछा कि अब वो दवाई क्यों नहीं लाते, तो उसका जवाब होता कि वो दवाई ज़्यादा नहीं खाते क्योंकि विटामिन बी खाने से नुकसान भी होते हैं, इसलिए थोड़े दिनों बाद ले करके आऊँगा। फिर मैं चुप हो जाती। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गई, काम करके नहाई और नाश्ता बनाया। फिर हम 10 बजे के करीब घर से चल पड़े। उसने टैक्सी मंगवा ली थी। हम टैक्सी में बैठे तो रास्ते में एक अंकल भी गाड़ी में बैठ गए। अब उसने मुझ पर एक और पाबंदी लगा दी थी। अब मुझे घर से बाहर घूंघट निकालना पड़ता था। आप मानेंगे नहीं, जब घूंघट निकाल करके पैदल चलना पड़ता था तो मैं 3-4 बार गिरती थी क्योंकि रास्ता ऊबड़ खाबड़ था और पैर फिसल जाता था। मेरी चूड़ियाँ टूट जाती थी और हाथों में चुभ जाती थी और खून निकल जाता था। ऐसे जाते समय भी होता था और आते समय भी। टैक्सी में भी घूंघट निकाल करके बैठना पड़ता था। हम चल पड़े। उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया था कि हम कहाँ जा रहे हैं। मुझे तो वैसे भी पहाड़ी इलाकों में उल्टियाँ आती हैं, तो मेरी तो हालत खराब हो गई थी और उसे मुझ पर गुस्सा करने का मौका मिला हुआ था। मेरा तो सिर ही घूम रहा था और बार बार उल्टी आ रही थी। मैं जब उल्टी करके आऊं तो बोले कि पता नहीं कैसी है, लगता है कभी गाड़ी में सफ़र नहीं किया है, तभी तो बार बार उल्टी कर रही है। अब उसे कैसे समझाती कि ये मेरे बस में थोड़े है, मुझे पहाड़ी सफ़र में प्रॉब्लम होती है। मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी और चुपचाप खिड़की से सर टिका करके आंखें बंद करके बैठी रही। हमें पता ही नहीं कितने घंटे के सफ़र के बाद कहीं पहुँचे। जब गाड़ी खड़ी हुई तब मुझे पता चला। वो जब गाड़ी से उतरा तो उसने ड्राइवर को बोला कि इसका ध्यान रखना और मुझे बोला कि गाड़ी में ही रहना, कहीं जाने की कोशिश मत करना, मैं सामने ही दुकान में हूँ। ये बोल करके उसने गाड़ी की डिक्की से एक बैग निकाला और दूसरे अंकल के साथ चला गया। ड्राइवर एक बुजुर्ग अंकल थे। थोड़ी देर बाद ड्राइवर अंकल गाड़ी से बाहर निकले तो मैंने घूंघट उठा दिया। तभी मैंने बाहर देखा तो मुझे एक दुकान पर लगा बोर्ड दिखा जिस पर दुकान के नाम के नीचे शास्त्री मार्केट लिखा हुआ था। अब मुझे ये नहीं पता चला ये कौन सा शहर है। उसे गए काफ़ी समय हो गया था। मुझे प्यास लगी थी, पर मुश्किल ये थे कि ना तो मैं गाड़ी से नीचे उतर सकती थी और ना ही मेरे पास पैसे थे। वो करीब 2 घंटे बाद वापस आया। उसके हाथ में वही बैग था जो वो ले करके गया था। उसे आया देख करके मैंने फटाफट घूंघट निकाल लिया था। ड्राइवर अंकल और दूसरे अंकल भी गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी चल पड़ी। थोड़ी देर बाद हम एक रेलवे स्टेशन के पास से निकले तो घूंघट के अंदर से ही मैंने बोर्ड पढ़ा तो उस पर अमृतसर लिखा हुआ था। मैं तो हैरान ही रह गई कि ये गहने बेचने इतनी दूर आया था। अफसोस भी हुआ कि अगर मुझे पता होता तो मैं गाड़ी से भाग ही जाती, मगर मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी। फिर उसके बाद वो हमें लंच करवाने के लिए केसरदा ढाबे पे ले गया। उस ढाबे को मुझे इसलिए पता है क्योंकि अपने नानी जी के पास जब रहती थी तो कई बार इस ढाबे पर खाना खाने आए थे। हमने लंच किया और वापस घर आ गए। हम रात को करीब 11 बजे पहुँचे। अब इतनी रात को घर तो आ नहीं सकते थे तो रास्ते में एक रेस्ट हाउस में रुके और अगले दिन ब्रेकफास्ट करके घर आ गए। मुझे नहीं पता उसने उन पैसों का क्या किया, उसे क्या जरूरत थी, पर एक दिन उसके कपड़े धो रही थी तो मुझे उसके कपड़ों में से एक स्लिप मिली जिस पर पूरे गहनों का ब्यौरा था। आप मानेंगे नहीं, उसने मेरे सारे गहने सिर्फ 27,000 में बेचे थे। मैं वो पढ़ करके बहुत रोई, पर कुछ नहीं कर सकती थी रोने के सिवा। दिल के पुराने दर्द लिखूं, ताज़ा इस जिस्म पर लगे जख्म लिखूं, या जिसने ये दिए हैं उसके बारे में लिखूं। खामोश हैं ओंठ, चुप है कलम,
अब कोई तो बताए कैसे दिल का हाल ले। मैं कमरे में अकेली बैठी हुई थी, मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने खुद के लिए खाना भी नहीं बनाया। मुझे किसी ने खाने के लिए भी नहीं पूछा। जब मैं सोने से पहले फ्रेश होने के लिए गई तो मेरी सास के कमरे की लाइट ऑन थी और वो सब वहाँ बैठ करके गप्पे मार रहे थे। मैं फ्रेश होकर के आई और कमरे की लाइट ऑफ करके लेट गई। मुझे कितनी देर तक नींद नहीं आई और मैं करवट बदलती रही। थोड़ी देर बाद बड़ी मुश्किल से मुझे नींद आ गई। उसके आने का मुझे कुछ पता नहीं चला। मैंने अब हिलना बंद कर दिया क्योंकि मुझे पता था अब ये अपने मन की करेगा, अब ये अपने मन की करके मानेगा। अगर मैंने कुछ बोला तो ये मुझे मारेगा। पर मेरे आंसू दर्द के कारण बहे जा रहे थे। मुझे कितनी देर तक नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह उठी तो देखा वो बिस्तर पर नहीं है। मैं हैरान थी कि आज ये इतनी जल्दी कैसे उठ गया। मैंने अलमारी से अपने कपड़े निकाले और बाथरूम की तरफ चली गई। नहा करके आई और पूरे घर में झाड़ू पोछा करके किचन में गई। फ्रिज से सब्जी निकाल करके बनाई और साथ ही चपाती भी बना ली। मैं कमरे में आई, यूं देखा वो कमरे में ही है। मुझे देख करके वो बोला कि मैं आज ब्रेकफास्ट मम्मी जी वगैरह के साथ ही करूँगा। ये बोल करके वो चला गया। थोड़ी देर बाद मेरे ससुर जी ने मुझे आवाज़ लगाई। मैं उठ करके बाहर चली गई। मैंने उनके पैरों को हाथ लगाया। उन्होंने सदा सुखी रहने का आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि पूनम एक बात बताओ, ये अलग से खाना बनाने का विचार किसका था? पहले मैं चुप रही, फिर उनके दोबारा पूछने पर बोली कि डैडी जी, एक दिन मम्मी जी और इनके बीच किसी बात को लेकर के बहस हुई थी। फिर मम्मी जी ने मुझे बोला कि आज से तुम दोनों अपना खाना अलग से बनाओगे। मैंने कितना मना किया पर ये नहीं मानी। ये सुन करके वे बोले कि और आज देखो वो दोनों एक साथ हैं और तुम अलग कर दिया है। चलो छोड़ो पुरानी बातें, दोपहर को तुम ही खाना बनाना और वो भी इस नए किचन में। मुझे कोई झमेला नहीं चाहिए, सब एक साथ रहो। अब जाओ और सभी के लिए चाय बना करके लाओ। ये बोल करके वे चले गए। मैं किचन में गई और सभी के लिए चाय बनाने लगी। मेरा दिल नहीं कर रहा था अपनी सास के कमरे में जाने का, क्योंकि उनकी बातें बार बार दिमाग में आ रही थी। पर अब चाय तो देनी ही पड़नी थी। मैंने प्यालों में चाय डाली और अपनी सास के कमरे में चली गई। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो मेरे ससुर जी की आवाज़ आई, अंदर आ जाओ। मैंने दरवाज़ा ढकेला तो देखा सब उधर ही बैठे थे। रीना ने ट्रे पकड़ी और सभी को चाय देने लगी। मैंने अपनी सास के पैर छूने लगी तो उन्होंने फिर वही बोला कि राधा स्वामी बोला करो। मैं फिर चुप रही। मैं चाय दे करके वापस किचन में आ गई और उसने और अपने लिए चाय और एक प्लेट में नाश्ता डाल करके वहीं चौकी पर बैठ करके खाने लगी। नाश्ता खा करके मैंने बर्तन साफ किए और जूठे कप लेने चली गई। कप ला करके साफ किए और कमरे में चली गई। जब कमरे में जा रही थी तो मेरे ससुर जी बाहर थे और मुझे देख करके बोले कि पूनम, बाकी सभी ने तो ब्रेड खानी है, अगर तूने सब्जी चपाती बनाई है तो मुझे भी ब्रेकफास्ट दे दो, मुझे ब्रेड नहीं खानी है। मैं वापस किचन में आई और सब्जी चपाती गरम करके ले आई। चपाती मैंने ज़्यादा बनाई थी क्योंकि उसके लिए भी बनाई थी। उन्होंने खाना खाया तो मैं बर्तन उठा करके ले आई। बर्तन साफ करके और किचन समेट करके मैं कमरे में आ गई। दोपहर के खाने में अभी समय था, इसलिए मैंने कंबल लिया और लेट गई। मैं लेटी लेटी सोचने लगी कि क्या है ये सब। पहले मेरे मना करने के बावजूद माँ बेटे ने किचन अलग किया और अब देखो माँ बेटा एक साथ खाना खा रहे हैं। मुझे तो इन्होंने एक साइड ही कर दिया। अगर मेरे ससुर नहीं बोलते तब इन्होंने किचन एक थोड़े करना था। ये सोचते हुए मैं गहरी नींद में चली गई। सच कहूँ तो अब मुझ में उसका विरोध करने की ताकत नहीं बची थी। मैं रोती रही और वो अपनी मनमानी करता रहा। फिर जब उसका हो गया तो वो कमरे से बाहर निकल गया। मेरा अब सोने का बिल्कुल मन नहीं था। खुद को गालियां देने लगी कि क्यों कमरे में आई, वहीं किचन में चौकी पर बैठी बैठी सो लेती तो अच्छा था। मैं उठी और बाथरूम में जा करके दोबारा नहाई और किचन में जा करके दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी। औरत कभी भी किसी को छोड़ करके जाने का फैसला एक पल में नहीं करती। उसे खुद को समझाने और मनाने में महीनों लग जाते हैं। और जिस दिन वो आपके बिना खुद को समझाना और संभालना सीख लेती है, वो उसी क्षण आपको छोड़ करके चली जाती है ताकि खुद के लिए भी जी सके।
दोपहर का खाना बना करके मैं बाहर बरामदे में बैठ गई। लंच के लिए अभी समय था। थोड़ी देर बाद रीना आई और बोली कि भाभी, पिताजी ने बोला अगर खाना तैयार है तो बाहर बरामदे में लगा दो, खाना खा करके सब आराम करेंगे। फिर मैंने और रीना ने सारा खाना बाहर बरामदे में रख दिया। रीना ने सभी को लंच के लिए बुला लिया। खाना खा करके सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। मैंने और रीना ने जूठे बर्तन और सारा सामान किचन में रखा। फिर मैंने रीना को भी आराम करने के लिए बोला। वो चली गई तो मैंने बर्तन साफ किए और किचन समेट करके फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होकर के मैं कमरे में आ गई। मैंने देखा वो कमरे में नहीं था। मैंने कंबल लिया और लेट गई। मुझे अचानक एक बात याद आई जो शादी के थोड़े दिनों के बाद की है। इस बात को याद करके मुझे अभी भी शर्म आ रही है। एक दिन की बात है, लंच करके सभी अपने कमरों में आराम करने चले गए। ये कहीं गया हुआ था। मैं भी काम करके अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद रीना और इसकी दसुहा वाली मौसी जी छोटी बेटी दोनों कमरे में आई और बोली कि हमने सोचा भाई तो है ही नहीं तो आपके पास जा कर के गप्पे ही मार आएं, हमें नींद तो आनी ही नहीं है। मैंने उन्हें बेड पर ही रजाई में बैठने को कहा। हम इधर उधर की बातें करते रहे। थोड़ी देर बाद वे दोनों ये कह करके चली गई कि उन्हें नींद आ रही है और उन्हें सोना है। उनके जाने के बाद मैं भी लेट गई थी। ये सब याद करके मुझे नींद आ गई। शाम को मेरी आंख खुली तो मैं फ्रेश होकर के चाय बनाने चली गई। चाय बना करके सभी को दी और खुद भी पी। जूठे बर्तन साफ करने के लिए शाम के खाने की तैयारी शुरू कर दी। शाम को खाना खा करके जब मैं किचन समेट करके कमरे की तरफ जा रही थी तो मेरे ससुर बाहर ही घूम रहे थे। उन्होंने मुझे आवाज़ दी तो मैं उनके पास चली गई। उन्होंने बोला कि पूनम, हम सब कल सुबह 10 बजे के करीब चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारी मम्मी और बड़ा देवर अभी इधर ही रहेंगे, तुम अपना ध्यान रखना। ये बोल करके उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए। मैंने मना किए तो बोले मेरा आशीर्वाद समझ करके रख लो। मैंने उनके पैर छू लिए तो उन्होंने मुझे खुश रहने का आशीर्वाद दिया। फिर वो अपने कमरे में चले गए। सच कहूँ तो उस घर में मेरी और मेरे ससुर के हालात एक जैसे थे। उनकी बीबी का उन पर कंट्रोल था और मुझ पर इनके बेटे का। हम दोनों लोक लाज के कारण चुप रहते थे। मैं भी कमरे में आकर के लेट गई। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा ये सोच करके आंखें बंद कर ली। वो कमरे में अभी नहीं आया था। थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई। पर एक खासियत थी इस आदमी की। ऐसे तो मुझे नींद कम आती थी, पर जब मैं गहरी नींद लेती थी तो इसको पता नहीं कैसे पता चल जाता था। ये मेरी नींद का पक्का दुश्मन बन गया था। मेरा उठने का मन नहीं था, फिर भी उठी और फ्रेश होके आई और लेट गई। वो तो सो गया था। थोड़ी देर बाद मुझे भी नींद आ गई। एक हिस्सा तो उम्र का गुजर गया, अभी पता नहीं कितना बाकी है। कभी कभी ऐसे लगता है जिस्म से रूह जुदा हो गई, बस मेरी सांसें अभी बाकी है। तमन्ना ना रही अब जिंदगी जीने की, क्योंकि एक शख्स ने मेरी सारी ख्वाहिशें जला दी हैं। सब छोड़ने को दिल करता है अब, पर क्या करूं, बहुत सी जिम्मेदारियां अभी बाकी हैं। अगले दिन अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त हो करके नहा करके मैंने चाय बनाई और सभी को दे आई। फिर नाश्ते की तैयारी के साथ ही ससुर वगैरह के लिए लंच भी पैक किया। 11 बजे के करीब मेरे ससुर रीना और छोटा देवर चले गए। ये और बड़ा देवर उन्हें छोड़ने गए। उन्होंने अब शाम को ही वापस आना था, वो ये बोल करके गए थे। उनके जाने के बाद मैंने अपनी सास से लंच के बारे में पूछा। सुबह की सब्जी बची थी, इसलिए उन्होंने बोला कि सब्जी के साथ चपाती बना लेना। अभी लंच का काफी समय था, इसलिए मैं अपने कमरे में आ गई। कमरे में आ करके अपना बिस्तर ठीक किया और अलमारी कपड़े सब ठीक करके कंबल लेकर के लेट गई। थकी तो थी ही, थोड़ी देर में नींद भी आ गई। दोपहर को उठी और चपाती बना करके खाना अपनी सास को दिया। फिर खुद खा करके किचन समेट करके कमरे में आ गई। थोड़े कपड़े प्रेस करने वाले थे, प्रेस किए। फिर थोड़ी देर लेट गई। तभी बाहर किसी के बात करने की आवाज़ आई। उठी और फिर सिर पे दुपट्टा ले करके बाहर चली गई। मैंने देखा मेरी सास बाहर बैठी हैं और साथ में 2 औरतें भी हैं। मैंने उनके पैर को हाथ लगाया और किचन में पानी लेने चली गई। पानी दे करके आई और चाय बना करके और साथ में बिस्कुट दे करके आई।
फिर किचन में आकर के रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद वो और मेरा देवर भी आ गया, उन्हें भी पानी और चाय बना करके दे आई। थोड़ी देर बाद वो किचन में आया और मुझे बोला कि वो जो दो औरतें आई हैं वो तुझे बुला रही हैं। मैंने हाथ धोया और चली गई। उन्होंने मुझे शगुन दिया तो मैंने मना किया। वो बोले कि हम आपकी शादी के बाद पहली बार आए हैं, इसलिए शगुन दे रहे हैं। मैंने दोनों आंटियों के पैर को फिर से हाथ लगाया और किचन में आकर के काम करने लगी। जब सारा खाना तैयार हो गया तो मैं फ्रेश होकर के पूजा करने चली गई। पूजा करके फ्री हुई तो कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद वो कमरे में आया और बोला कि मम्मी जी खाना खाने के लिए बुला रही हैं। इतना बोल करके वो मेरे पास आया और बोला कि तू इतने दिन से विटामिन बी की दवाई मांग रही थी ना, तो आज ले आया हूँ, खाना खाने के बाद खा लेना। उसकी ये बात सुन करके मैं खुश हो गई। फिर जैसे ही उठ करके जाने लगी तो वो बोला कि तेरी दवाई लाया हूँ तो कुछ इनाम नहीं दोगी। मैंने उसे देखा और बोली कि मैं आपको क्या इनाम दे सकती हूँ, मेरे पास जो था वो सब तो आपको दे दिया। ये बोलते हुए मैं उदास हो गई। मुझे बाहर आने का बोल करके वो बाहर चला गया। मैं भी थोड़ी देर खुद को संभाला और फिर बाहर चली। जरूरी नहीं हम कुछ गलत करें तभी हमें दुख सहना पड़ता है, कई बार बहुत अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। कमरे से बाहर आकर के मैंने देखा कि सभी बाहर बरामदे में ही बैठे थे और खूब हंस हंस करके बातें कर रहे थे, पर जैसे ही उन्होंने मुझे देखा एकदम से चुप हो गए। उसने मुझे देख करके बोला कि तुम किचन में जा कर के खाना प्लेट में डालो, मैं अभी आता हूँ। मैं फ्रेश हुई और किचन में जा कर के खाना गर्म करके प्लेट में डाल रही थी कि वो आ गया। उसने 2 प्लेट उठाई और बाहर खड़े देवर को दे दी। वो चला गया और इसने भी अपनी प्लेट उठाई और चला गया। थोड़ी देर बाद मैं एक डोंगे में सब्जी और एक प्लेट में चपाती लेकर के चली ताकि किसी को और चाहिए तो दे दें। पानी और ग्लास ले गया था। तीनों ने चपाती और सब्जी ली। जब उन्होंने और लेने से मना किया तो मैं जूठे बर्तन ले करके किचन में आ गई। मैंने अपने लिए खाना डाला और खाना खा करके किचन समेट करके थोड़ी देर बाहर घूमने लगी। और मौसम थोड़ा गर्म हो रहा था तो बाहर घूमना अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद वो भी आ गया और बोला कि यहाँ अकेली क्यों घूम रही है। मैंने बोला कि काम करके थोड़ी गर्मी लगने लगी है, बाहर मौसम अच्छा था तो सोचा बाहर घूम लो। उसने जैसे ही मेरी बात सुनी तो बोला कि ओह, तो मैडम को गर्मी लग रही है, कमरे में चलो तुम्हारी गर्मी निकाल देता हूँ। ये बोल करके उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपने साथ ले करके जाने लगा। मैं मना करती रही पर वो नहीं रुका। मुझे शर्म भी आ रही थी कि अगर मेरे देवर या सास ने देख लिया हो तो क्या सोचेंगे। गुस्सा भी आ रहा था उस पर। कमरे में पहुंच करके उसने दरवाज़ा बंद किया और बोला कि चलो छोड़ो, ऐसा करो पहले दवाई खा लो। फिर उसने मुझे वो दवाई दी। मैंने दवाई खाई। वो दवाई खिला करके बाहर चला गया। मुझे नींद आने लगी थी। मैंने कपड़े बदले और लेट गई। थोड़ी देर बाद वो आया और मुझे हिला करके बोला कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, उठो और मेरे पैर को दबाओ। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि नींद आ रही थी, पर फिर भी जबरदस्ती उठी और उसके पैरों को दबाने लगी। खुद तो वो थोड़ी देर में ही गहरी नींद में सो गया क्योंकि खर्राटे की आवाज आने लगी थी। मुझे भी नींद आ रही थी। मुझे पता नहीं चला कब मैं उसके पैर पर सिर रख करके सो गई। मेरी आंख तब खुली जब उसने मुझे पैरों से धक्का मारा और मैं बेड से नीचे गिर गई। मेरी कोहनी और पीठ पर बहुत जोर से लगी। उसने मेरी बाह खींची और बोला कि मैंने तुझे पैर दबाने के लिए कहा था और तू खुद ही सो रही है। मेरा गला भर आया और मैं बोली कि आप सो गए थे, मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कब नींद आ गई। तब वो बोला कि मेरी एक बात कान खोल करके सुन ले, मैं सो रहा हूँ या जाग रहा हूँ, तू टांगे दबाना बंद नहीं करना। अब समझ आया या और तरीके से समझा दूं? मैं फटाफट बोली कि समझ गई और उठ करके उसके पैर को दबाने लगी। थोड़ी देर बाद वो बोला कि ऐसा कर, अब आ करके लेट जा। मैं जैसे ही लेटी उसने अपना सिर मेरी छाती पर रख दिया और बोला कि मेरे सिर को सहला, तभी मुझे अब नींद आएगी और खबरदार अगर तू सोई वरना थप्पड़ पड़ेगा मुझसे। मैं चुप रही। अब नींद पर किसी का बस थोड़े चलता है, वो तो आ ही जाती है। थोड़ी देर बाद मुझे भी नींद आ गई। अचानक मेरे गाल पर जोर से कुछ लगा, तब मेरी आंख खुली। अभी आंख खुली ही थी कि एक और थप्पड़ मेरे दूसरे गाल पर भी पड़ा। मेरी आंख में आंसू आ गए, पर उसे ना पहले फर्क पड़ता था और ना अब पड़ता है। मैं कितनी देर रोती रही और फिर वो सो गया। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर जागती रही। मैं तब उठी जब बाहर
पंछियों की चहचहाने की आवाज़ आई। मैं उठी और कपड़े ले करके नहाने और झाड़ू पोंछे के काम करके पूजा और नाश्ता बनाने चली गई। साथ में चाय बना करके सभी को दी। नाश्ता बन गया और रसोई में जब फ्री हुई तो कमरे में जा करके मैले कपड़े ले आई, सास और देवर के भी ले आई और मशीन चला करके रसोई में आ गई। मुझे भूख लगी थी और वो सब अभी तक सोए थे। मैंने खुद के लिए प्लेट में नाश्ता डाला और चाय ली। अपना नाश्ता करके मैंने बर्तन साफ किए और मशीन से कपड़े निकाल करके धोए और सूखने को डाल दिए। उतनी देर में सास उठी, उनको नाश्ता दिया। ऐसे ही धीरे धीरे दोनों भाई उठे और उनको भी नाश्ता दे करके बर्तन साफ करके कमरे में आ गई। वो बाहर ही था। मैं अभी लेटने ही लगी थी कि मुझे मेरी सास ने आवाज़ लगाई। मैं फटाफट उठी और बाहर चली गई। वो ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोल करके अंदर आ गई। उनके हाथ में एक गिलास था। वो बड़े प्यार से बोली कि पूनम इधर आ बेटा, देख मैं तेरे लिए दूध लाई हूँ, इसे पी ले। मेरा मन नहीं था, फिर भी मैंने हामी भरी कि अच्छा मम्मी जी। मैंने उनके हाथ से ग्लास लिया और डाइनिंग टेबल पर रख दिया क्योंकि दूध अभी काफ़ी गर्म था। वो जाने लगी और मुड़ करके बोली कि याद से पी लेना। मैं बोली कि जी मम्मी जी, पक्का पी लूँगी। दूध काफ़ी गर्म था तो मैं और काम कर ही रही थी कि वो जल्दी से आया और मुझे बोला कि पूनम, क्या मम्मी तुझे दूध दे करके गई हैं? मैं बोली कि जी दिया है, पर गर्म है तो अभी पिया नहीं, थोड़ा ठंडा हो जाए तब पी लेती हूँ। उसने फटाफट डाइनिंग टेबल से वो गिलास उठाया और बाहर ले गया। फिर वो वापस आया और मुझसे बोला कि मेरी एक बात अच्छे से समझ ले, मम्मी तुझे खाने को कुछ भी दें तू नहीं खाएगी, समझ गई ना? मैं हैरान हो करके उसे देखने लगी कि ये अपनी मम्मी के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है। फिर मैंने पूछा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर मैं नहीं खाऊंगी तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा? मुझसे मना नहीं होगा? वो बोला कि मुझे नहीं पता, पर तू नहीं खाएगी। ये बोल करके वो चला गया और मैं कितनी देर हैरानी से खड़ी रही। फिर मैं अपना काम करने लगी। ऐसे ही समय बीतता गया। मेरी सास और देवर जलंधर वापस चले गए थे। ये 5 अगस्त की बात है। ये दिन मुझे कभी नहीं भूल सकता। बहुत मुश्किल है दिल के जज्बातों का बयां कर पाना, मन के भावों को शब्दों में बता पाना। कहते हैं रिश्तों की मजबूती दिल से जुड़ी होती है। जो इस बात को ना समझा वो कैसे रिश्ता निभाएगा। क्यों मुश्किल होता है किसी को समझना, क्यों समझा करके भी कई बार अनजान बन जाते हैं लोग, क्यों समझ करके भी कई बार अनजान बन जाते हैं लोग। ये 5 अगस्त की सुबह की बात है। मैं किचन में काम कर रही थी। वो मेरे पास आया और बोला कि मुझे 25,000 रुपये चाहिए। अपने डैडी से बोलो मुझे पैसे चाहिए। ये बोल करके वो बाहर चला गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे ताया जी की मृत्यु हुई थी। मेरे डैडी जी और मम्मी जी वहीं गए थे। मुझे ये बात पता नहीं थी। कोई 5-6 दिन पहले की ही बात है। ये कहीं गया हुआ था। शाम को वापस आया। मैंने उसे चाय दी तो वो मुझे बोला कि सुन, तेरा बाप आ रहा है। मैंने उसे बाजार में देखा, वो सामान ले रहा था। मैं तो पैदल आया तो शॉर्ट कट में फटाफट पहुंच गया। उसने शराब पी हुई थी। मैंने इसलिए उससे बात नहीं की। उसकी ये बात सुन करके मैं हैरान हो गई, क्योंकि जितना मैं डैडी जी को जानती हूँ वो बाहर कहीं शराब पी करके नहीं जाते थे, और वो भी दिन के समय। पर मैं पागल उसकी बात में आ गई। थोड़ी देर बाद जब डैडी जी आए तो मैंने आओ देखा ना ताओ, ना उनसे मिली। सीधे बोलना शुरू कर दिया कि डैडी जी आप शराब पी करके आए हैं। डैडी जी मेरी बात सुन करके भावुक हो गए और बोले कि पूनम, मेरे भाई की मृत्यु हो गई है तो क्या मैं शराब पी करके आऊँगा? डैडी जी की बात सुन करके मैं हैरान हो गई और पूछा कि कौन से ताया जी? डैडी जी भावुक हो गए थे। मेरी बात सुन करके वे बोले कि विजय के पापा। डैडी जी की बात सुन करके मैं चुप हो गई। डैडी जी को पानी पिलाया। मैंने चाय के लिए पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। शाम हो गई थी तो मैं खाने की तैयारी करने लगी। जब खाना बन गया तो मैंने डैडी जी से खाने के लिए पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। मैंने फिर से पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। मैं फिर कुछ नहीं बोली और किचन में आ करके खुद के लिए और उसके लिए खाना डालने लगी और फिर खाना ले करके डाइनिंग टेबल पर रख दिया। पता नहीं ऐसा क्यों था, पर डैडी जी का खाना ना खाना मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। आज ये सब सोच करके खुद पर बहुत गुस्सा आता है और बुरा भी लगता है कि मैं कैसी
नालायक बेटी थी। खाना खा करके मैंने बर्तन साफ किए और किचन समेट करके कमरे में आ गई। डैडी जी छत पर घूम रहे थे। मैं छत पर गई और डैडी जी को सोने को बोला। डैडी जी बोले कि मुझे एक दरी दे दो और एक तकिया, मैं छत पर ही सो जाऊंगा। मैं नीचे आई और डैडी जी को दरी ओढ़ने के लिए चादर और तकिया दे करके नीचे आ गई। मुझे यह सब लिखने में बहुत रोना आ रहा है। डैडी जी को मैंने कभी ऐसे ज़मीन पर सोते नहीं देखा था। डैडी जी को नर्म गद्दा ही चाहिए होता था सोने को, लेकिन उस दिन डैडी जी शायद पहली बार ऐसे छत पर सोए थे, वो भी दरी के ऊपर। बाद में मम्मी जी ने मुझे बताया कि डैडी जी उस रात बिल्कुल नहीं सोए थे और रोते रहे थे। उन्हें इस बात का अफसोस हो रहा था कि उन्होंने अपनी लाडली बेटी की शादी किस घर में कर दी थी। हम दोनों जिस रिश्ते की डोर में बंधे थे, उस डोर का हर धागा कच्चा था। हम दोनों ने जो समय साथ में बिताया, सोचती हूँ उस समय में कौन सा लम्हा सच्चा था। क्या बताऊँ, अब क्या बताऊँ, थक गई हूँ मैं दूसरों के आगे नकली मुस्कान दिखा करके। आज सोचती हूँ इस दर्द भरी जिंदगी से तो मैं अकेली ही अच्छी थी। थोड़ी देर ही हुई थी सोए हुए कि ये आया और मुझे हिला करके बोला कि उठ जा और चल करके मेरे लिए कुछ खाने को बना, ऐसा कर पकौड़े बना दे। ये बोल करके वो बाहर चला गया। मैं उठी तो मेरी पीठ में बहुत दर्द हुआ। मैंने अपना हाथ पीठ पर लगाया तो मेरी उंगलियों पर खून लग गया। मैं उठी, दरवाज़ा बंद किया और कमीज निकाल करके ड्रेसिंग टेबल के शीशे में अपनी पीठ देखी। मेरी पूरी पीठ पर जख्म हुए थे, पर एक जख्म बहुत गहरा था। मैंने दोबारा उस जख्म पर हाथ लगाया तो बहुत दर्द हुआ। इस जख्म का निशान आज भी मेरी पीठ पर है। इस इंसान ने मेरे पूरे शरीर पर इतने जख्म दिए हैं जिनको आज भी देखती हूँ तो मेरी बीती सारी जिंदगी आंखों के आगे से निकल जाती है। मेरे पैरों से लेकर के चेहरे पर जख्मों के निशान हैं, और तो और मेरे सिर को अगर आप टटोल करके देखो तो आप महसूस कर सकते हो कि उस पर कहाँ कहाँ चोट लगी होगी। ये सब याद करके अभी भी मेरी आंखें भर गई हैं। मैंने अपनी कमीज पहनी और दरवाज़ा खोल करके बाहर चली गई। मैंने देखा कि वो और एक आदमी गेट पर खड़े हो करके बातें कर रहे हैं। फिर वो गेट के अंदर आ गया। उसने मुझे देखा और चाय बनाने को बोला। फिर वो ड्राइंग रूम में चले गए। मैं फ्रेश होने के बाद किचन में गई तो थोड़ी देर बाद वो आया और बोला कि ऐसे कर चाय के साथ पकौड़े भी बना ले। उसने 2 गिलास पानी लिए और चला गया। मैंने पहले पकौड़े की तैयारी की, फिर एक तरफ पकौड़े बनाने लगी और एक तरफ चाय रख दी। थोड़ी देर बाद वो आया और पकौड़े और चाय लेकर के चला गया। मैंने भी एक प्लेट में पकौड़े डाले और चाय लेकर के चौकी पर बैठ करके खाने लगी। पकौड़े खाने के बाद मैं रात के खाने की तैयारी करने लगी। मैंने सब्जी काटी और पकने के लिए गैस पर रख दी। थोड़ी देर बाद वो जूठे बर्तन लेकर के आया और मुझे बोला कि सुन, तू अपने लिए सब्जी बना ले, हमारे लिए सब्जी मत बनाना। ऐसा करना, थोड़े चावल और 15 के करीब चपाती बना करके रख देना। तू खाना खा करके कमरे में चली जाना, हम खुद ही खाना खा लेंगे। तू बर्तन वगैरह साफ करना, अभी मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद वापस आ जाऊँगा। ये बोल करके वो चला गया। उसके जाने के बाद मैंने सबसे पहले आटा गूंथा और फिर पूजा करने चली गई। पूजा करके आई तो चावल साफ किए, सब्जी तो बन गई थी। मैंने चपाती बनाई और कुकर में चावल बना करके रख दिए। समय हो गया था और मुझे भूख भी लग गई थी क्योंकि दोपहर को भी खाना कम खाया था और पकौड़े भी 4 ही बचे थे जो मैंने खाए थे। खाना खा करके मैंने बर्तन साफ किए और किचन समेट करके फ्रेश होकर के कमरे में आ गई। वो अभी तक आया नहीं था, इसलिए मैं ड्राइंग रूम में बैठ करके टीवी देखने लगी। मुझे आज भी अच्छे से याद है कि उस दिन बुधवार था और चित्रहार आ रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ लोगों की आवाज़ आई। मैंने खिड़की से देखा तो वो कोई 4-5 लोग थे। मैंने टीवी बंद किया और कमरे में आ गई। मैंने दरवाजे की सिटकनी लगा दी ताकि अगर ये आए तो मुझे पता चल जाए। फिर मैंने चादर ली और लेट गई। मेरी पीठ के जख्म में भी दर्द थे। मैं उठी और कमीज उठा करके उन पर क्रीम लगाई और फिर लेट गई। मैंने दवाई खाई जो विटामिन की खाती थी और फिर पता नहीं चला मुझे कब नींद आ गई। मेरी आंख दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से खुली। मैं उठी और दरवाज़ा खोलने से पहले पूछा कि कौन है। तब वो बोला कि मैं हूँ, दरवाज़ा खोल। मैंने फटाफट दरवाज़ा खोला तो वो बोला कि दरवाज़ा क्यों बंद किया था। मैं बोली कि मैं सो गई थी तो सोचा
बंद करके सोती हूँ, क्योंकि सोया और मरा इंसान एक जैसा होता है, इसलिए एहतियात के तौर पर बंद किया था। मैंने सोचा जब आप आओगे तो दरवाज़ा खटखटाओगे तो खोल दूंगी। इसके बाद वो कुछ नहीं बोला। मैं बाहर फ्रेश होने चली गई। जब उसके पास से गुजरी तो मुझे उससे शराब की बदबू आई। मैं समझ गई कि आज फिर इसने पी ली है और मेरी सामत आने वाली है। मैं फटाफट फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होने के बाद मैं किचन में गई तो देखा पूरे किचन में जूठे बर्तन बिखरे हुए थे। मैंने बर्तन उठा करके सिंक में रखे और कांच के गिलास पानी भर करके साइड में रख दिए। मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि बर्तन साफ करती। मैंने किचन बंद किया और कमरे में आ गई। मैंने देखा तो वो सो गया है और खूब जोर से खर्राटे मार रहा है। जब वो ऐसे सोता था तो मुझे बहुत खुशी होती थी, क्योंकि उसका सोना मेरे लिए आराम होता था। मैंने फटाफट चादर ओढ़ी और आंखें बंद करके सो गई। थोड़ी देर में मुझे भी नींद आ गई। ये नींद मुझे उस दवा की वजह से आती थी। बहुत दर्द मिला है मुझे उसकी बातों से, उसकी मार से। फिर भी अपना हौसला बढ़ाती रही, चोट लगती रही और मुस्कुराती रही। दूसरों की गलती का ठीकरा मुझ पर फोड़ा गया, तब भी खुद को दोषी मान करके खुद को ही आईना दिखाती रही। सोच थी एक दिन सब ठीक होगा, इसलिए तूफान में भी उम्मीद का दिया जलाती रही। एक आस थी एक दिन बाहर आएगी, ये सोच करके पत्थर पर फूल खिलाती रही। ये भूल गई मेरी किस्मत तो रेत से लिखी है, जो लिखती वक्त की लहरें उसे मिटाती रही। थोड़ी देर बाद मम्मी जी और पड़ोस वाले आंटी जी ने सभी को लंच दिया। काम करने वाली दीदी गरम गरम चपाती बना रहे थे। थोड़ी देर बाद वो मेरे पास आया और बोला कि तूने अपने डैडी जी से पैसों की बात की या नहीं। मैंने बोला जब से आए हैं मैं आपके सामने ही तो हूँ, मौका कहाँ मिला मुझे बात करने का। तभी इसने देखा कि मम्मी और डैडी जी दूसरे कमरे में गए हैं, तो इसने मुझे बोला कि देख तेरे माँ बाप दूसरे कमरे में गए हैं, तू भी पीछे पीछे चली जा। मेरा दिल नहीं कर रहा था, पर उसने बोलने पर मैं उठ करके चली गई। मैंने ध्यान दिया था कि हम जब से आए हैं मम्मी जी मुझसे बहुत कम बात कर रही थी। मैंने सोचा ताया जी के जाने से ताई जी की हालत देख करके मम्मी जी परेशान होंगी, तब ऐसे होंगी, और ये काफ़ी हद तक सही भी था। मैंने कमरे के बाहर से ही मम्मी जी को आवाज़ मारी तो डैडी जी बोले कि आजा पुत्र, बाहर क्यों खड़ी है। मैं अंदर चली गई। मैं एक साइड खड़ी हो गई तो मम्मी जी ने पूछा कि पूनम तू ठीक है ना। मम्मी जी ने जब ऐसा पूछा तो मैं मम्मी जी के गले लग गई और रोने लगी। मम्मी जी ने मेरी पीठ पर जैसे ही हाथ रखा मैं दर्द से सिसक उठी और मेरे मुंह से हाय मम्मी निकल गया। मम्मी जी ने मुझे घुमाया और मेरी पीठ की तरफ से कमीज उठा दी। मम्मी जी ने जब मेरे जख्म देखे तो वहीं बेड पर बैठ करके रोने लगी। डैडी जी भी मेरे पास आए और मेरे जख्मों को देख करके गुस्से से बोले कब किया। मैं रोते हुए बोली कि डैडी जी इन्होंने मुझे कल फिर बहुत मारा, क्योंकि मैंने आपको पैसों के बारे में जो बता दिया था जो ये मांग रहे। मम्मी जी बोली कि अब तू वहाँ वापस नहीं जाएगी। ये बोल करके वो ड्राइंग रूम में चले गए, क्योंकि वो उधर ही बैठा हुआ था और ड्राइवर ऊपर कमरे में लेटा हुआ था। मैं और डैडी जी मम्मी जी के पीछे पीछे चले गए। मैं वहाँ रखी चेयर पर बैठ गई। मम्मी जी स्टोर में रखा स्टूल उठा लाए। मम्मी जी उस दिन बहुत गुस्से में थी। मम्मी जी बोली कि पूनम जब से हमने तेरी शादी की है हमने थोड़े दिन ही सुख से काटे, उसके बाद एक भी दिन चैन का नहीं कटा। माँ बाप बेटी की शादी करते हैं तो वो बेटी को सुखी देख करके कितने खुश होते हैं, पर हमें तो वो खुशी नसीब ही नहीं हुई। हम रात भर नहीं सोते, यही डर लगा रहता है कि पता नहीं क्या खबर आ जाए। तेरे डैडी बोलते नहीं, मगर वो इस बात को महसूस करते हैं कि उसने कितने गलत घर में अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया है। लेकिन अब बस, अब हम इस चिंता में नहीं जिएंगे, तू अब वहाँ नहीं जाएगी। फिर मम्मी जी ने उसे देखा और बोला कि मैंने आपको बेटों से ज़्यादा स्नेह किया। पूनम के डैडी तो आपको देखना भी पसंद नहीं करते, पर मेरे कारण वो चुप रहते थे, क्योंकि मेरे दिल में आपके प्रति स्नेह कम नहीं हो रहा था। लेकिन अब बस, मैंने आपको उस दिन बोला था जिस दिन मेरे दिल में आपके प्रति नफरत पैदा हो गई। आप हमारे घर का गेट क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए आप जाओ, हम पूनम को नहीं भेजेंगे। ये सुनते ही उसने मुझे देखा और बोला कि मुझे पूनम का फैसला सुनना है। मैंने उसे देखा और बोली मैं इनके साथ ही जाऊंगी।
मम्मी ने मुझे गुस्से से देखा और बोला कि तू इस दरवाजे से बाहर कदम निकाल के दिखा, मैं इस दरांत से तेरी टांग काट दूंगी। मैं तुझे बैठ करके खिला दूंगी, पर हम रोज के तिल तिल करके मर नहीं सकते। तेरे डैडी इतनी टेंशन लेते हैं, अगर इन्हें कुछ हुआ वो तुझसे भी बर्दाश्त नहीं होगा। मम्मी जी का इतना गुस्सा देख करके डैडी जी मम्मी जी को समझाने लगे। डैडी जी ने मम्मी जी के हाथ से दरांत ले लिया और साइड में रख दिया और बोला, पूनम जा अपनी मम्मी के लिए पानी लेकर के आ। मैं उठी और डैडी जी को पकड़ा दिया। डैडी जी ने मम्मी जी को पानी पिलाया। फिर डैडी जी उसके पास गए और बोले कि आज ये पूनम को नहीं जाने देंगी। आप ऐसा करो, पूनम को 2-3 दिन के लिए छोड़ जाओ। बेटियां रहती ही हैं अपने मायके में, आप 3 दिन बाद आ करके ले जाना। ये सुन करके मैं डैडी जी को देखने लगी। फिर वो खड़ा हुआ और वो मुझे देखने लगा। मेरा ध्यान भी उसकी तरफ गया। वो मुझे हाथ से चलने का इशारा करने लगा। फिर मैंने मम्मी जी को देखा, वो भी उसकी तरफ देख रहे थे और उन्होंने उसका इशारा भी देख लिया था। फिर मम्मी जी ने मेरी तरफ देखा। मम्मी जी की आंखों में आंसू थे। मम्मी जी को ऐसे देख करके मैंने सिर झुका लिया। डैडी जी ने उसे जाने को बोला तो वो चला गया, पर वो मुझे पीछे मुड़ करके देखता रहा। ये बाद में मम्मी जी ने मुझे बताया था। डैडी जी उसे बाहर छोड़ने चले गए थे। फिर मम्मी जी मेरे पास आए और मुझे उठा करके कमरे में ले गए। फिर मेरी कमीज उठाई और मेरी पीठ पर दवाई लगाई और मुझे आराम करने को बोला। मैं बेड पर लेट गई और आंखें बंद कर ली। मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी और मेरी आंखों में अपने आप आंसू बहने लगे। मुझे समझ नहीं आता था कि उसके लिए मेरे मन में इतना लगाव क्यों था, जबकि नफरत होनी चाहिए थी। तभी तो बोलते हैं औरत बहुत भावुक होती। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।